हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग ने समझा था। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट किसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर किसको डिफाइन करते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग ने पिछला वीडियो में देखा था। ठीक है। सो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कि आखिर कोई एक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी क्यों प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्यों है, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल सर्किट किसे कहते हैं, सीरीज सर्किट किसे कहते हैं, अलग अलग तरीका से हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे एक सर्किट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर ये आपका जो सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉजेस ऑफ रेजिस्टेंस। आखिर रेजिस्टेंस क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए, रेजिस्टेंस हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, conductors has large number of electrons. When potential difference is maintained, the free electrons drift from one end to the other end. As a result, these electrons collide with each other and these collision oppose the flow of current. ठीक है, चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए क्या है ना कि कोई भी अगर एक कंडक्टर का बात करेंगे, ये तो आपको पता ही है कि उस कंडक्टर के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये तो आपको पता ही है कि उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारा लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस कंडक्टर को जैसे ही हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पिछला वीडियो में तो हम लोग ने देखा था, जैसे ही उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जहां भैया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो करंट तो फ्लो करने लगेगा। तो करंट का फ्लो मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग मानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है वो किस तरह से फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगेगा, है ना। तो वो जो फ्लो करेगा उस दौरान क्या होगा ना कि उसके आसपास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है या फिर उसके आसपास जो दूसरा एटम्स है तो उसके साथ वो टकराएगा ना, कोलाइड करेगा, टकराएगा ना। तो ये जो टकराना हो गया, टकराने की वजह से क्या हो गया ना कि उसका स्पीड या फिर बोलिए कि उसका गति में कुछ अवरोध आता है, मतलब उसको फ्लो नहीं करने को मिलता है। ठीक है, इसी को तो कहते हैं रेजिस्टेंस। आ रहा ना समझ में कि जितना ज्यादा ये कोलिजन होगा, जितना ज्यादा वो धक्का लगेगा, उतना क्या होगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है ना। पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था ना, रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, नेचर। उस कंडक्टर का नेचर कैसा है कि वो ज्यादा आपका वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से रोक रहा है। जितना ज्यादा फ्लो करने से रोकेगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज कि आप एक स्ट्रेट रोड में दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो रास्ता अगर खाली है तो आराम से दौड़ के पार हो जाएगा, है ना। लेकिन वही रास्ता अगर भीड़ भाड़ वाला रास्ता होगा तो क्या होगा ना कि आप दौड़िएगा तो दूसरे आदमी के साथ टकराने का चांसेस ज्यादा रहेगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा भागना पड़ेगा। जिस दौरान क्या होगा ना कि आपके बोलिए कि जो स्पीड है, स्पीड में कमी आ जाएगा, है ना। बस सेम चीज है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करके जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, जब फ्लो करके जाएगा तो क्या होगा, कुछ उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है या फिर बोलिए कि जो एटम्स प्रेजेंट है, वो एटम्स क्या करेगा ना, एटम्स के साथ ही जाके टकराएगा। ठीक है, और टकराने की वजह से क्या होगा ना कि करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें एक रुकावट आएगा। ठीक है, बस सिंपल सा इतना ही रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है वो क्या है आपका, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, किस किस चीज पे, कैसे हम कह सकते हैं या फिर किस किस चीज पे कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है ना। सबसे पहला चीज जो है वो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से समझिएगा भैया, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सिंपल सा बात है। जो दौड़ने वाला एग्जांपल लेते हैं, से कि आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं,
और वही मान लेते हैं आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 5 किलोमीटर में क्या होगा ना, 5 किलोमीटर में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। जितना ज्यादा आप दौड़िएगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। वही मान लेते हैं 1 किलोमीटर दौड़ना है तो आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, है ना, क्लियर है ना, मतलब अवरोध का सामना आपको कम करना पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जितना लंबा भैया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं कि आर मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है 1/a। 1/a लिखना का मतलब ही हो जाएगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया का, ठीक है। अब समझिए, जैसे जो एग्जांपल लिए कि से कि आप 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, और रास्ता जो है वो बहुत ही पतला रास्ता है, ठीक है, एक पतला सा रास्ता है, तो उसमें क्या होगा ना कि उसमें आपको दौड़ के जाने में असुविधा होगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपका दूसरे आदमी के साथ टकराने का संभावना है, या फिर बोलिए कि बाकी जितना भी उसमें अवरोध है उसमें आपका टकराने का संभावना ज्यादा है। लेकिन वही अगर रास्ता चौड़ा है, से कि कोई नेशनल हाईवे है, चौड़ा चौड़ा रास्ता है, तो उसमें क्या हो जाएगा ना, आप आराम से दौड़ के पार हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत जगह है ना। सेम तरीका से जितना ज्यादा एरिया होगा तो क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स उतना इजीली फ्लो करेगा, मतलब जितना पतला तार उसके अंदर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना मोटा तार उसके अंदर उतना कम रेजिस्टेंस, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है ना कि तब हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या है, डायरेक्टली, ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है ना। ये पहले हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। फिर अगला हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये देख लिए। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या है ना, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ये L × 1 L आ गया और नीचे में A था तो वो A रह गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो गया, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि ये जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग एक कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कुछ कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। तो इस केस में क्या है, ये रो है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। इसको याद रखिएगा, R जो है वो क्या है, रो इंटू L/A, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चीज जो है ना वो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना भी हम लोग रेजिस्टेंस को अरेंज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है ना, सीरीज सर्किट। सीरीज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लगाना, ठीक है ना, एक के बाद एक लगाना। देखिए इन सीरीज सर्किट ऑल रेजिस्टर्स, ये आर होता, आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल लाइन, देयरफॉर current flowing through the circuit is constant while potential difference across each resistor varies, ठीक है। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है ना, देखिए सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका एक एग्जांपल है सीरीज सर्किट का। देखिए ये क्या है ना, ये आपका एक एग्जांपल है सीरीज सर्किट का। इसमें क्या हो रहा है ना कि ये आपका बैटरी है, और देखिए एक ही तार निकला हुआ वो इस बल्ब से होते हुए, फिर ये तार इस बल्ब से होते हुए, फिर वो तार इस बल्ब से होते हुए क्या हो रहा है, फ्लो होके इसके अंदर आया। तो एक ही तार के अंदर तीनों बल्ब कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग भैया क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट में क्या होता है ना कि एक ही लाइन के ऊपर सारा का सारा रेजिस्टर्स को या फिर सारा का सारा अप्लायंस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अगला जो है ना, ध्यान से देखिए, अगला जो है वो क्या आपका पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट किस तरह का हो जाएगा भैया, देखिए इसमें क्या हो गया, इन पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है बट अमाउंट ऑफ करंट वेरीज, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक आपका पैरेलल सर्किट में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका बैटरी है, तो बैटरी में से तार निकला, ये तार देखिए इसके अंदर इस बल्ब के अंदर गया, है ना, क्लियर है। फिर देखिए इस पॉइंट से एक और तार हम निकाले जो कि इस बल्ब के अंदर गया, इस पॉइंट से एक और तार लगाए निकाले जो कि इस बल्ब के अंदर गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा का सारा अप्लायंस के लिए, सारा का सारा रेजिस्टर्स के लिए क्या है ना, इंडिविजुअल तार कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए सीरीज और पैरेलल सर्किट में अंतर।
ठीक है। देखिए सीरीज कनेक्शन में क्या होता है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीरीज कनेक्शन में पावर कंजप्शन जो होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। सीरीज सर्किट में क्या होता है, पावर कंजप्शन बहुत कम होता है, और पैरेलल सर्किट में क्या होता है भैया, पावर कंजप्शन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है। अच्छा, सीरीज सर्किट में क्या है ना कि इफ वन ऑफ द डिवाइस फेल्स ऑल द डिवाइस इन दैट सर्किट स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है ना। जैसे देखिए इस एनिमेशन में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बल्ब फ्यूज हो गया। देखिए ये एक बल्ब जो है खराब हो गया, तो क्या हो गया ना, तो करंट क्या हो रहा है ना, यहीं से फ्लो होके जा रहा है ना करंट जो है भैया। तो ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, करंट जो है ना वो क्या हो रहा है, इस तार में से फ्लो होके इसके अंदर से होते हुए इसके अंदर से होते हुए ऐसे जा रहा है। तो क्योंकि एक, ध्यान से, अगर ये तार ही कट गया, अगर ये तार ही कट गया तो क्या होगा ना, करंट का फ्लो होना तो बंद हो गया। तो करंट का फ्लो होना बंद हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया ना कि पूरा का पूरा मेरा सर्किट बेकार हो गया, है ना। आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या है, देखिए इवन इफ वन डिवाइस फेल्स, अगर देखिए ये एक डिवाइस अगर खराब हो भी गया तो इसके लिए तो अलग तार लगा हुआ है, इसके लिए, इस बल्ब के लिए तो अलग तार लगा हुआ है, तो सबके लिए अलग अलग तार लगा हुआ है ना। तो एक अगर डिवाइस खराब होता भी है भैया कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारा का सारा डिवाइस आपका सही सही तरह से चल रहा है ना, क्लियर है। अच्छा, फिर क्या है ना, सीरीज सर्किट में हम इंडिविजुअली सबके लिए स्विच नहीं लगा सकते हैं। जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि अगर हम मान लेते इस बल्ब के लिए स्विच लगाए, अगर हम इस तार को ही काट दिए तो भैया करंट आगे जाएगा कैसे, है ना। अगर इसी तार को हम लोग काट दिए, इस जगह से हम लोग काट दिए, तो क्या होगा ना, करंट आगे जाएगा नहीं। तो करंट आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये करंट जो है फ्लो होके इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, किसी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा, है ना। तो इंडिविजुअली हम सबके लिए स्विच नहीं लगा सकते। हाँ, अगर स्विच लगाना है तो सबके लिए एक साथ लगाना पड़ेगा, एक ऐसा स्विच जिसको ऑफ करेंगे तो तीनों का तीनों बल्ब ऑफ हो जाएगा, या फिर ऑन करेंगे तो तीनों का तीनों बल्ब ऑन रहेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन इस केस में वैसा नहीं है भैया। अगर हम मान लेते इस जगह पे स्विच लगा दिए तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला तार काटे ना, ये तार तो सही है, ये तार तो सही है ना। तो ये दोनों का दोनों अप्लायंस जो है ना वो सही से काम करेगा। तो इसमें क्या है ना कि सारा के सारा जितना भी आपका अप्लायंस है उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऑल द अप्लायंस गेट्स इक्वल करंट। देखिए इसके केस में क्या है ना कि एक, देखिए ये सिंपल सा तार निकल के जा रहा है, एक ही तार निकल के जा रहा है ना, पाइप तो भैया एक ही ना है, रास्ता तो एक ही है ना करंट फ्लो करने का। तो सबके अंदर क्या हो रहा है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। सीरीज सर्किट में क्या होता है ना, सबके अंदर जितना भी आपका रेजिस्टेंस है सबके अंदर क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ करंट जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो बल्ब है इस जगह पे मान लेते हैं आपका एसी लगा हुआ है, तो आपको तो पता है कि एसी के लिए ज्यादा करंट चाहिए, है ना। और ये जो आपका बल्ब है, इस बल्ब के जगह मान लेते हैं सपोज कि आपका एक छोटा सा कोई नाइट लैंप लगा हुआ है, ठीक है। तो नाइट लैंप के लिए क्या है ना कि करंट का जरूरत कम है, लेकिन एसी के लिए क्या है, करंट का जरूरत ज्यादा है। लेकिन क्या हो रहा है, इस तार के अंदर से क्या हो रहा है ना, सेम अमाउंट ऑफ करंट सबके लिए जा रहा है ना। तो जिसके वजह से क्या होगा ना, इसको ज्यादा करंट चाहिए तो इसको ज्यादा करंट मिलेगा, इसको कम करंट चाहिए तो इसको कम करंट मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन पैरेलल के अंदर क्या होगा ना, मान लेते हैं सपोज कि इस जगह पे मेरा एसी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तार है इधर से फ्लो होके क्या होगा, इसके अंदर ज्यादा करंट आएगा, क्लियर है। ये सपोज कि कोई एक CFL लगा हुआ है, कोई एक नाइट लैंप लगा हुआ है जिसको ज्यादा करंट नहीं चाहिए होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर कम ही करंट जाएगा। ये सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो घर में जो कनेक्शन लगाते हैं, घर में जिस भी टाइप का कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, तो आपको बताना ये है कि भैया वो हम पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं या फिर सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। घर में हम लोग का जो कनेक्शन है, घर में जो हम लोग का बिजली आता है, तो वो किस टाइप का बिजली आता है, पैरेलल आता है कि सीरीज आता है, इस चीज को बताना है। नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपका सीरीज कनेक्शन है, ध्यान समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि आपका सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में देखिए ये आपका बैटरी है, ये तार निकला इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, फिर ये तार इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, फिर ये तार क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, और ये तार क्या हुआ, वापस बैटरी में आ गया, है ना। अच्छा, अब मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस 1 जिसको हम लोग R1 कहेंगे, उसका सपोज कि 2 ओम से उसका रेजिस्टेंस है,
ठीक है। R2 उसके लिए 5 ओम्स उसका रेजिस्टेंस है, और जो R3 है उसका रेजिस्टेंस जो है 7 ओम्स है, ठीक है। तो सबका तीनों, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, इस पूरा का पूरा सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस को मिला के भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है हमको। RT मतलब रेजिस्टेंस ऑफ टोटल, ये पूरा का पूरा सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमको R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से जितना भी रहे, और भी 5 6 7 8 जितना भी रेजिस्टेंस रहे, सबको आप सिंपल सा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 ओम्स प्लस 5 ओम्स प्लस 7 ओम्स सबको जोड़ दिए, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमको मिल गया वो कितना हो गया, 14 ओम सबको मिल गया। क्लियर है। ये क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन की तरफ। जब सीरीज कनेक्शन रहता है तब हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सपोज कि R1 ये पहला वाला, उसमें क्या 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, R2 इसमें 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये R3 इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो रेजिस्टेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से जितना भी रहेगा 1 2 3 4 5 जितना भी रहेगा सबको क्या होगा, उसका इनवर्स लेंगे, उल्टा लेंगे। 5 रहेगा तो 1/5 लेंगे, 6 रहेगा तो 1/6 लेंगे, 10 रहेगा तो 1/10 लेंगे। क्लियर है। तो देखिए सबको जोड़ लिया गया, देखिए 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1/1 सबको जोड़ने के बाद जो है ना, वो देखिए आपका एलसीएम आया 1, और सबको जोड़ने के बाद 16/10 आया सॉरी, ठीक है। तो 16/10 आया, 16/10 मतलब 1.6 आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया, 1/R इक्वल टू 1.6 आया। तो R इसका उल्टा अगर करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो गया, टोटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1/1.6, जिसका मतलब आपका हो गया 0.625 ओम, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि क्या है ना, कि इसमें आपका रेजिस्टेंस जो है उसको हम सिंपल सा ऐड कर रहे हैं, और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका इनवर्स को ऐड कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो इसका एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है आप मुझे पर्सनली फोन करके या नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया। वो क्या है ना कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितना तरह का इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो सबसे पहले जो है ना वो क्या है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो हम लोग को बैटरी से मिलता है, फ्यूल सेल से मिलता है, वो है आपका डायरेक्ट करंट। हम लोग जो पेंसिल बैटरी यूज करते हैं रिमोट वगैरह में, घड़ी वगैरह में, वो क्या है ना डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में सिंपल हम लोग समझ रहे थे कि कितना टाइप्स ऑफ करंट है, ठीक है सॉरी तो सबसे पहला जो हो गया ना वो क्या हो गया, आपका डायरेक्ट करंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला जो हो जाएगा वो आपका है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो कि आपका मेंस का सप्लाई आता है, जो करंट आपके घर में आ रहा है वो क्या हो जाता है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुराना एक इतिहास है ना। ये इनका नाम है थॉमस अल्वा एडिशन। इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट करंट को आविष्कार किया था, या फिर बोलिए डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल में लाया था, ठीक है ना। आपको पता होगा कि इन्होंने बल्ब भी बनाया था। इस तरह का हजारों इन्होंने आविष्कार किया है, हजारों इनके नाम पे पेटेंट्स है। और इनका नाम है निकोला टेस्ला, ठीक है। ये टेस्ला कॉइल हम लोग जो पढ़ते हैं, आगे जाके हम लोग मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपका इंडक्शन मोटर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो डिस्कस करेंगे वो तो बात की बात है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है ना कि ये जो निकोला टेस्ला था, इन्होंने क्या किया था, अल्टरनेटिंग करंट को बनाया था, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना, जैसे आज हम लोग करते हैं ना कि जियो, एयरटेल, अलग अलग कंपनी हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो उस जमाने में भी क्या होता था ना कि अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स होता है जो कि बिजली प्रोड्यूस करता है, बिजली बेचने वाला अलग अलग कंपनी था, आज भी है ना। झारखंड में अलग JVNL अलग कंपनी है, ऐसे कि आप अगर कश्मीर में चल जाएगा वहां कुछ अलग कंपनी होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या चाहे प्राइवेट हो, लेकिन कुछ अलग कंपनी होगा। तो उस जमाने में भी हुआ करता था। तो अब भैया इन्होंने जब अल्टरनेटिंग करंट बना दिया तो अल्टरनेटिंग करंट बहुत ही कम दाम में बहुत ही लंबा दूरी तक सफर करवाया जा सकता था, है ना। लेकिन डायरेक्ट करंट को ट्रांसमिट करने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता था। तो दोनों के बीच में क्या शुरू हो गया भैया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक वार शुरू हो गया।
इन्होंने बहुत ही ऐसे घोड़ा पे या फिर कोई जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक देके मार दिया और लोगों को दिखाया कि देखिए भैया अल्टरनेटिंग करंट कितना हानिकारक है। ठीक है ना, जो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दुखद बात है कि ये हुआ था और दोनों के बीच में क्या हो गया ना कि एक इलेक्ट्रिक वार स्टार्ट हो गया था, है ना। तो इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो हम बना के कभी अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। चलिए, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो इफेक्ट है ना वो है आपका केमिकल इफेक्ट। हम सपोज कोई बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, इन्वर्टर का बैटरी चार्ज करते हैं ना घर में, तो बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट को आप खाइएगा और बोलेगा सर हमको एनर्जी मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका क्या होता है ना कि केमिकल इफेक्ट वो प्रोड्यूस कर सकता है। अगला जो है ना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि फिर हम लोग अगला चैप्टर में देखेंगे, मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सारा चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है एक इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, आप जैसा ठंडा में हीटर चलाते हैं रूम को गर्म करने के लिए, रूम हीटर चलाते हैं, इमर्सन हीटर चलाते हैं आपका पानी को गर्म करने के लिए, तो वो हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्या है ना, ध्यान से देखिएगा। When a conductor is connected to a source of current, सॉरी हम बीच में आ गया, पहले हम अपने आप को हटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए when a conductor is connected to a source of current, the free electrons in the conductor begins to drift from negative to positive। जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या होता है ना कि जैसे ही कंडक्टर को कोई बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित होने के वजह से क्या हो गया ना कि जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करना चालू करेगा, है ना, मतलब खिंचा जाएगा। ठीक है, बट द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्मूथ। ठीक है, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन। हम लोग को पता ही है कि जो कोई भी पार्टिकल जो है ना, उस पार्टिकल का सॉरी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर जितना भी पार्टिकल्स है ना वो क्या होता है, रैंडम मोशन में रहता है, मूव करते रहता है। तो कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स है वो रैंडम मोशन में आएगा, तो वो क्या होगा ना कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को रुकावट पैदा करेगा, है ना। ठीक है, so they collide with atoms of the conductor and the kinetic energy of the electron। जो इलेक्ट्रॉन चलता हुआ है ना, ये तो दौड़ रहा है, चल रहा है ना, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर टू द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पता है ना भैया, क्लास 9 में पढ़े थे ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट में जो भी एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना। और ये जो उसके अंदर दूसरा जो पार्टिकल्स है, दूसरा जो एटम है जो कि रैंडम मोशन, जो कि उसके अंदर वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ जाके टकराएगा। आ रहा समझ में, अब टकराएगा तो क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो कहाँ जाएगा भैया, ट्रांसफर होके क्या जाएगा, उसके एटम के अंदर चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया देखिए, so they collide with the atoms of the conductor and the kinetic energy of the electrons are transferred to the atoms of the conductor। कंडक्टर के अंदर जितना भी एटम्स है ना उसके अंदर क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना, और एज ए रिजल्ट द एटम्स गेन काइनेटिक एनर्जी। एटम क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भैया वो कहाँ गया, एटम के अंदर आ गया, तो एटम क्या हुआ, एटम काइनेटिक एनर्जी गेन किया, और काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो क्या होगा, वो और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेगा। आ रहा है क्लियर समझ में, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो पहले क्या हो रहा, धीरे धीरे वाइब्रेट करता था, अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लगा। जितना ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया तो भैया क्या हुआ, वो और ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करने लग गया। क्लियर समझ में आ रहा है, और जितना ज्यादा फास्ट वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, उतना हीट भी होगा। आ ना समझ में, से फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हम एक गर्म चाय का कप है, ठीक है, और एक ठंडा चाय का कप है, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है ना, अब तो बोलेगा सर दोनों चाय का कप में दूध है, सर दोनों चाय का कप में चीनी है, दोनों कप के अंदर सर चाय पत्ती भी मिलाए हुए थे, सब चीज सेम है।
या फिर चलिए अगर हम बात करें, मान लेते हैं सपोज कि एक गिलास गर्म पानी है और एक गिलास ठंडा पानी है, तो आप बोलेगा सर भैया ये पानी है, तो पानी के अंदर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठंडा पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और गर्म पानी में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना बात समझ में? तो दोनों में आखिर अंतर क्या है सर? क्लियर है? दोनों के अंदर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों अगर सेम H2O के फॉर्म में ही है, सेम रेशियो में है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो आखिर सर एक ग्लास गर्म और एक ग्लास ठंडा क्यों है? तो ये डिफरेंस इसलिए होता है ना कि जो गर्म कप है उसके अंदर जितना भी एटम्स है वो क्या हो रहा है ना, फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो ज्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहा है। और जो ठंडा ग्लास का पानी है उसके अंदर जो एटम्स है ना वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब जितना ज्यादा तेज वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा हीट, और जितना कम तेज वाइब्रेट करेगा उतना कम हीट। क्लियर है? सेम तरीका से इसके अंदर क्या हो गया ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन के एटम्स, तो एटम क्या हुआ देखिए, and starts vibrating with higher amplitude, and due to more vibration the temperature of that material also increase and heat is produced। और क्या हो रहा है ना, हीट प्रोड्यूस होने लग गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉरी मेरा बैटरी डाउन हो गया, मेरा नहीं मेरा लैपटॉप का बैटरी जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्या है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय चार्ज। पिछला वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, W इक्वल टू ये Q उठ के इधर चल जाएगा, मतलब W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। तो इसको हम लोग से कि इक्वेशन 1 नाम देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पता है इफ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t, अगर मान लेते हैं I अमाउंट ऑफ करंट t अमाउंट ऑफ टाइम तक फ्लो करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोलिए कि नंबर ऑफ चार्ज जो है ना, नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो करेगा वो हम लोग को कैसे मिलेगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। ये फॉर्मूला भी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, ये भी डिस्कस किए थे। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 नाम देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू V इंटू आई टी। ठीक है ना, इसमें क्या था, W इक्वल टू V इंटू क्यू था, और इधर क्या आ गया, Q इक्वल टू हमको मिल गया I और T। तो ये Q को हटा के हम लोग Q का वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या मिल गया हम लोग को, W इक्वल टू V इंटू आई टी। ठीक है, तो वर्क जो होगा ना, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई टी या फिर VIT, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो वर्क डन हुआ, तो भैया ये वर्क डन क्या हुआ, हीट के रूप में स्टोर हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया ना, ये वर्क डन जो है वो क्या हो गया, हीट के फॉर्म में आया। सो वी कैन से जो H इक्वल टू है वो क्या हो जाएगा, VIT। ठीक है ना, W के जगह हम लोग सिर्फ उसको रिप्लेस कर दे H के साथ, तो H इक्वल टू क्या हो गया, VIT। ठीक है, इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। नाउ वी नो V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ हम लोग देखे थे, पहले डिस्कस किए थे कि ओम्स लॉ में क्या आ गया, V इक्वल टू IR था। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस V को जो है हम लोग रिप्लेस कर देंगे IR के साथ। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। और अगर हम इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 3 के अंदर डाले, मतलब H इक्वल टू VIT, और इस V का वैल्यू है IR, तो V के जगह पे तो भैया IR लिख सकते हैं, है ना। तो V को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं IR के साथ, बस। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H इक्वल टू भैया क्या आ गया, I स्क्वायर RT। यही तो है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। जूल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, इसी को हम लोग पढ़ते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के तरह से। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर के अंदर भैया जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा, और जितना ज्यादा समय तक करंट पास होगा उतना ज्यादा हीट होगा।
एक बल्ब को हम सपोज कि 1 मिनट तक जलाएंगे, वही बल्ब को अगर हम 10 मिनट तक जलाएंगे तो 10 मिनट जलाएंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना। आए ना बात समझ में? ज्यादा गर्म हो जाएगा वो बल्ब का बॉडी गर्म हो जाएगा, मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट। तो आप क्या कर सकते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, heat is directly proportional to resistance and heat is directly proportional to square of the current। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा हीट। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये जो अभी आपको बताया ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये डेरिवेशन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके एक तरह से बोले कि याद कर लीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। चलिए, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, जो कि हम अगला वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।